निकाल रहे हैं वो सफल हो पाएगी। अभी बेटमा में जब जन आक्रोश यात्रा निकली तो देखा गया कि कांग्रेस के दोनों नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के दो मंच लगाए। यहाँ जन आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा था, आपस का ही आक्रोश दिखाई दे रहा था, ये कांग्रेस का अंतर्कलह दिखाई दे रहा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्कलह कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबेगा। जिस प्रकार से राजेंद्र चौधरी के समर्थक और कहें जो चौधरी समाज से, वो हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने बेटमा में करा, फिर देपालपुर में करा, सावेर में करा और अब उज्जैन में ही बात आई है। तो ये कहा जा रहा है कि 12 ही विधानसभा पे वो इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि कितना वो असर डाल पाएगा? नहीं, निसंदेह विरोध तो सभी जगह उनका हो रहा है, और जहाँ जहाँ उनके समाज के लोग हैं और अन्यत्र जो उनके मित्र मंडल हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जबरेश्वर सेना बना रखी है। अभी जैसे उन्होंने बड़नगर में भी उनका भी प्लान है, वहाँ पे भी जाकर के वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके साथ ही विधानसभाओं जहाँ जहाँ उनके सामाजिक बाहुल्य हैं और जहाँ उनका मित्र मंडल है, वहाँ सभी विधानसभाओं में जाकर के वो अपनी बात कह रहे हैं देपालपुर विधानसभा को लेकर के, कि यहाँ से आप राजेंद्र चौधरी जी को टिकट दीजिए, अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता होता है वो एक कमिटेड मतदाता होता है, अपने विचार के प्रति समर्पित व्यक्ति होता है। तो उसका बहुत ज़्यादा असर मुझे लगता नहीं है कि दिखाई देगा यहाँ से पलटने में। पिछली बार हार के बाद में जब मनोज जी पटेल से पूछा गया था कि इस बार का उनका चुनाव में हार का कारण क्या था, तो उन्होंने एक ठिकरा मुस्लिम वोटों पे उतारा था कि मुस्लिम वोटों की एक तरफा वोटिंग होने के कारण वो हारे थे। आप क्या देखते हैं कि 50,000 की लीड से जीतने वाली सीट जो 9,000 पे 9,000 से हारी थी, वो इस बार कितना प्रभावशाली रहेगा? देखिए राहुल भाई, पिछली बार का जो माहौल था और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब आप विकास के एजेंडे पे काम करते हैं, जब आप जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखते हुए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है कि आप देखते हैं कि मुस्लिम इलाकों से आपको वोट नहीं मिले, तो स्वाभाविक सी बात है, एक राजनेता को कहीं ना कहीं बुरा लगता है, क्योंकि उसकी कमाई उसके वोट है। तो वही भाव मनोज पटेल के उसमें था, उन्होंने कहा था। और उसके बाद आप देखिए, अभी पिछले 1-1.5 साल से वो पूरी तरीके से हिंदू वोटरों पे फोकस कर रहे हैं। जो पहले की उनकी कार्यशैली थी वो और आज की कार्यशैली में उन्होंने बदलाव किया है, कुछ परिवर्तन लेके आए हैं वो। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनको इसका फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार उनकी छवि जो एक थी, उसमें कई लोग उनसे नाराज़ भी थे कि कई मुद्दों पे उन्होंने, जहाँ पे उनको हिंदूवादियों को सपोर्ट करना था, वहाँ नहीं करते हुए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी। उनकी मन में ये उम्मीद थी कि हमें मुस्लिम कुछ मतदान मिलेगा, इससे प्रभावित होगा। तो निश्चित रूप से अब जो परिदृश्य देपालपुर का है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो तीनों कैंडिडेट है, न केवल मैं मनोज पटेल की बात करूँगा, विशाल पटेल भी हमेशा भगवा झंडा आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि अब सभी को दिख रहा है, कमलनाथ ने स्पेशली जो अपने कुछ विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे से बोल रखा है कि आप बिल्कुल भी कहीं भी हिंदुत्व की छवि पे आप ऐसा कहीं भी स्थिति नहीं बने कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिले, वोटों का ध्रुवीकरण हो। तो सभी यहाँ पे देपालपुर तहसील में भी सभी भगवा आगे लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इससे जो भी कहें, मुस्लिम एक तरीके से पूछे बैकवर्ड दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तीनों नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम कोई फ्रंट पे आए। सभी ये चाहते हैं कि हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चलें और विधानसभा देपालपुर की जीते। एक मनोज जी पटेल से कार्यकर्ताओं की काफ़ी नाराज़गी रहती थी कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? फ़ोन नहीं उठाना 2003 से लेकर के 2023 तक उनका यही रहा कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो 2003 भी जीते और 2013 भी जीते। लेकिन ये तो कार्यकर्ताओं का भाव रहता है कि यदि हम किसी विषम परिस्थिति में लग गए हैं या किसी कारण से हम किसी जगह फंस गए हैं, तो वो अपने नेता को फ़ोन करता है। और उस स्थिति में जब अपना नेता फ़ोन नहीं उठाता, तो उसे स्वाभाविक है कि उसे तकलीफ़ भी होती है और दुख भी होता है। लेकिन उन्होंने अपने कई सारे दूसरे नंबर दे रखे हैं जिससे उनकी बात हो जाती है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा ज़रूर है और लगातार ये बना भी रहा कि मनोज पटेल फ़ोन नहीं उठाने वाले यहाँ के नेता हैं। वंशवाद की हम बात करें तो यहाँ से वंशवाद का और स्थानीय का मुद्दा काफ़ी चला था। अगर देखा जाए तो निर्भय सिंह पटेल के बाद में प्रेम नारायण पटेल के बाद में मनोज पटेल। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो भी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, जैसे मोदी जी का है या अमित शाह जी का है या राजनाथ सिंह जी का है, वो वंशवाद के मुद्दे पे कांग्रेस को हमेशा घेरती आई है? ठीक है,
वंशवाद देखिए कांग्रेस को घेरती आई है भारतीय जनता पार्टी, किंतु अगर बेटमा देपालपुर क्षेत्र की बात करें हम तो यहाँ पर भी वंशवाद देखने को मिलता ज़रूर है, किंतु इसका विकल्प नहीं है, इस वजह से दिखाई देता है। आज तक स्थानीय मुद्दे की बात हो रही है, स्थानीय उम्मीदवार की बात हो रही है, तो स्थानीय तौर पर जो कोई ऐसा जननेता या नेता आज तक बेटमा देपालपुर क्षेत्र के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाया। कुछ समय पहले जो बापू सिंह जी मंडलोई के समय थोड़ा सा वो मौका एक था, किंतु उसके बाद ये मौके नहीं आ पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास या कांग्रेस के पास कि वो अपना एक स्थानीय नेता यहाँ पे पैदा कर सके। इसलिए बाहर से ही जो है पैराशूट उम्मीदवार वहाँ से भेजे जाते हैं और वो पैराशूट उम्मीदवार वही उन्हीं नेताओं के पुत्र होते हैं, यानी वंशवाद